नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी के लखनऊ से आज सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को शासन ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। दोनों को समय से पहले रिहाई मिलने से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। दरअसल 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी। पिछले 20 साल से ज्यादा समय से बाहुबली नेता अमरमणि और मधुमणि गोरखपुर की जेल में बंद हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों पति पत्नी को रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, मई 2022 में देश की सर्वोच्च अदालत ने जेल में अच्छा बर्ताव करने वाले कैदियों की रिहाई पर विचार का आदेश दिया था, जिसके बाद अमरमणि और मधुमणि ने सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका दायर की थी। 21 नवंबर 2022 को कोर्ट ने पहले मधुमणि को रिहा करने का आदेश दिया और 10 फरवरी 2023 को अमरमणि को रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल बाहुबली नेताओं की समय से पहले रिहाई को पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक खास वर्ग के वोटर्स की नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए अमरमणि की रिहाई की चर्चा के बाद से अब तक कोई बड़ा बयान विपक्षी पार्टियों की ओर से नहीं आया है। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पद्मा दीक्षित जी हैं, जो बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी हैं, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं स्नेहाशीष पांडे, और साथ ही हैं समाजवादी पार्टी के राघवेंद्र दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम पद्मा जी के पास जाएंगे। पद्मा जी, अच्छे चाल चलन के कारण रिहाई हो रही है, क्या कहेंगी? चाल चलन के उन्हें रिहा किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मीडिया और बाकी दलों का जो भी वक्तव्य रहेगा, मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि चाल चलन के आधार पे अगर कोर्ट उनको रिहा कर रहा है दया याचिका पे, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि वो इतने साल जेल में रहने के बाद कानून ने ये भी दिखा दिया कि जो जैसा करता है उसकी सजा यहाँ मिलती है। तो आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छे चाल चलन थे उनके और उन्हें रिहा करे जाना चाहिए? माना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन कैदियों के अच्छे चाल चलन हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ अमरमणि जी के ही अच्छे हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं, हर इंसान के अंदर बहुत सारे रूप होते हैं और वक्त के साथ बहुत सारे चेहरों में निकल के आता है इंसान। विश्वामित्र ने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि इंसान के अंदर अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, और समय समय पे वो अगर आगे आ रही है, अगर वो नहीं सुधर रहा है, तो न्यायालय को ये हक है कि वो उसको अंदर रखे और बंद करे। अगर वो सुधर गए हैं और अच्छे रूप में आके कार्य करके बाहर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उनको बाहर करें। चलिए, इस पर हम आपके पास बाद में आएंगे, इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं स्नेहाशीष जी से। तो पद्मा जी उनकी तुलना विश्वामित्र जी से कर रही हैं। नहीं, तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं उदाहरण की बात कर रही हूँ। प्लीज चलिए, उनका उदाहरण इस वक्त जो उनकी रिहाई हो रही है, क्या कहेंगे आप? जो सजा, चूंकि कोर्ट में जब मामला गया है और कोर्ट की तरफ से रिहाई हो रही है, तो न्यायालय के जो आदेश होते हैं उस पर कुछ भी बोलना एक तरह से न्यायालय की मानहानि है। बावजूद इसके जब इस केस को देखेंगे तो इसमें उनकी जब बात हो अमरमणि त्रिपाठी जी की, तो वो सजा कब पाए, कब जेल में रहे, वो तो पूरे अपने सजा काल में वो वार्ड में रह गए, हॉस्पिटल वार्ड में रह गए। तो ऐसी स्थिति में अगर ये देखा जाए कि शासन प्रशासन की यह पूरी तरीके से कमी है, और गोरखपुर के सीएमओ को आदेश दिया गया था कि उनकी आखिर कैसी बीमारी है कि लगातार 20 साल से वो वार्ड में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल वार्ड में। तो ये एक बहुत बड़ी इशू थी, और कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, जिस पे माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है, और फैसला अमरमणि त्रिपाठी जी के पक्ष में है। ये निश्चित तौर पे एक तरह से भारतीय न्याय व्यवस्था पे कहीं ना कहीं एक कुठाराघात भी है ये फैसला। राघवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? वैसे तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं अमरमणि जी, हर पार्टी में घूम चुके हैं, तो आप सभी का थोड़ा थोड़ा लगाव तो उनसे जरूर होगा, लेकिन आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि न्यायिक जो व्यवस्था है आज के अगर दौर में देखा जाए, उसका आज के संदर्भ में, तो गरीबों को न्याय नहीं है, और जो बड़े लोग हैं वो अपने अनुसार न्याय को अपने ढंग से डालते हैं। क्योंकि कोर्ट का आदेश है
कोर्ट के आदेश पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप व्यवस्था देख सकते हैं। अभी जैसे बता रहे थे कि 20 साल तक वो उनका इलाज ही चलता रहा, तो बड़े लोगों को उनके अनुसार सुविधा मिलती, चाहे वो जेल हो, चाहे वो बाहर हो या अंदर हो, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं एक जैसी चलती हैं। और रही बात चाल चलन के आधार पर छोड़ दिया गया, उसी चाल चलन के आधार पर उनको आजीवन कारावास भी हुआ। और फिर ये बात जरूर साबित होती है कि कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो किसी न्याय से चाहे ऊंचा हो, चाहे कानून से ऊंचा बन जाए, लेकिन जो उसने कुकर्म किए हैं वो कोई भी व्यक्ति बना रहा है, उसको इसकी सजा भुगतनी जरूर पड़ती है। और फिर न्यायिक व्यवस्था स्तरीय शासन प्रशासन की, जैसे वो कहते हैं मिली भगत तो 100% होती है। अभी गुजरात के मामले में आपने देखा होगा कि किस तरीके से 11 जो बलात्कारी थे उनको सरकार की अनुशंसा पर उनको छोड़ दिया गया कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फटकार भी लगाई। क्या यही न्याय व्यवस्था क्या दूसरे जो बंद लोग हैं या ऐसे मामलों में फंसे हुए उनको मिल सकती है? तो ये जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी आज कटघरे में है। वो इसलिए कटघरे में है कि सभी को पता है कि बड़े लोगों के ना जेल के अंदर कुछ व्यवस्था की दिक्कत रहती है, बाहर तो जैसे हैं वो तो है ही, लेकिन अंदर भी वही राज्य चलता है उनका, अंदर भी वही साम्राज्य चलता, अंदर भी वही सुविधाएं सब उनको मिलती हैं। लेकिन एक जब गरीब व्यक्ति पहुंच जाता है, कई तो ऐसे पहुंच जाते हैं जो उस दोष में दोषी ही नहीं होते हैं, लेकिन उनको जब एक बार जेल में अंदर कर दिया जाता है तो अपने को वो साबित नहीं कर पाते कि उनके पास ना वकीलों की फौज होती है, ना उनके पास खर्च करने को बड़े वकीलों के लिए देने के लिए पैसा होता है। पद्मा जी क्या कहेंगी? बात तो सही है, बड़े बड़े मामले पेंडिंग रह जाते हैं और इस मामले में इतनी जल्दी ये फैसला आ गया उनकी रिहाई का। अगर आप देखिए, ये हमेशा से ये पता चलता आया है, स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था कुछ सालों पहले, जेल से अपना दरबार चलाते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग कोटा परमिट तक में उनकी दखल रहती थी, यहाँ तक कि अपने बेटे को चुनाव तक जितवा दिया। तो ऐसे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ बड़े छोटे की बात मत कीजिए, मैं न्याय की बात कर रही हूँ। अब विसंगतियां आपके सरकार से नहीं होती है, विसंगतियां जो पदाधिकारी होते हैं जिनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ रहता है, वो विसंगतियां जो सदियों से बनी हुई हो वो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाती है? आप क्यों नहीं एक मुहिम चलाते हैं, क्यों नहीं उद्धार के लिए कुछ करते हैं? देखिए, न्यायालय ने जो अपना न्याय किया है, न्यायालय ने जो उनके साथ उनके कुकर्म, उनके जो कार्य उन्होंने किए थे उसकी सजा देते हुए आज उन पे दया दृष्टि करके उनकी बीमारी को देख के उनको छोड़ा है। जी तो राघवेंद्र जी, वो एक न्यायालय मिनट, हाँ का जी सम्मान बताइए करती हूँ। बताइए लेकिन मैं राघवेंद्र जी, एक आप कुछ बात कहना चाह रहे पूछना हैं? चाहती हूँ। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक न्यायिक व्यवस्था है, आपने न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त करते हुए बीजेपी की सरकार ने कैसे गुजरात में 11 बलात्कारियों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया, और आपके विधायक से लेकर के और आपके पदाधिकारियों ने उनका माला डाल के स्वागत किया। ये कौन न्यायिक व्यवस्था है? आपने तो न्यायिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। किस मामले में? आपने देखा कि आपके ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, सुन लीजिए फिर इसके बाद जवाब आप दीजिए, जिन बिल्कुल बेटियों सुन ने रही देश का नाम, जिन बेटियों ने देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने तिरंगे की शान बढ़ाने की काम की, जिन्होंने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा करने का काम किया, वो बेटियां जंतर मंतर पर धरना देती नहीं, आपकी पुलिस ने उनको डंडा मार करके वहां से भगा दिया। और न्यायिक व्यवस्था ऐसी कि जिस पर दोष साबित भी हो गया, कन्विक्ट हो गया, उस ब्रजभूषण शरण सिंह को आपकी पूरी सरकार बचाती रही। उस ब्रजभूषण शरण सिंह को एक दिन जाना नहीं पड़ा। नहीं, किसी पर अगर 500 एक्ट अगर एक दिन के लिए लग जाए तुरंत जेल में चला जाएगा। लेकिन यही न्यायिक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, जहां बड़े लोगों की सत्ता ढाल बन जाए, जहां बड़े लोगों को संरक्षण मिल जाए सरकार से, और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए यह न्यायिक व्यवस्था पंगु हो जाए और उनके लिए उठा करके कारण उनको जेल में झोंक दिया जाए, चाहे उनका दोष हो या नहीं हो। इसी न्यायिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, जहां दो पलड़े हैं, जहां एक तरफ गरीब है और एक तरफ अमीर बैठा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह दोहरी व्यवस्था क्यों है, पूछना चाहते हैं क्यों दोहरी व्यवस्था है? कुलदीप सेंगर को आपने तब तक जेल नहीं भेजा जब तक कि उसने उस पीड़िता लड़की के पूरे परिवार को खत्म नहीं कर दिया। तो बताइए ये कौन सी न्यायिक व्यवस्था है? न्यायिक व्यवस्था क्या यही है
कि आपके जो गृह राज्य मंत्री टैनी हैं, और टैनी ने, उनके लड़के ने किसानों पर थार चढ़ा दी, चार किसान उसमें मर जाते हैं, लेकिन वो चलिए अपने पद पर कायम रहते पद्मा जी हैं। देखिए, एक बात ये भी है कि तो आप निधि शुक्ला, आपकी व्यवस्था यही है। मधुमिता आप शुक्ला किस की किसान बहन की निधि बात कर शुक्ला रहे थे? इसका सीधे सीधे विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि अमरमणि की रिहाई लखीमपुर नहीं होनी चाहिए, खीरी, वरना उनकी अभी लखीमपुर तक की खीरी। लड़ाई पूरी बिल्कुल बर्बाद नहीं, हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ा ये आप जो चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं, घसीट रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिला करते रहे हैं तो बड़ी हंसी आती पद्मा जी, हम मुद्दे से नहीं नहीं, हटना नहीं, चाह रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं मैं सिर्फ नहीं आपसे कर ये रहा हूं, कहना मैं चाह सही रही हूँ कह कि रहा हूं। मधुमिता जी की जो छोटी बहन है, मेरी बात सुनिए। समर्थकों को किसान मे- की, ठीक है, उस लड़के ने गलती की, उसने गाड़ी चढ़ाया, अमनुष्यता हो सकती है, पर भिंडर वाले के समर्थकों को आप किसान कहने की कोशिश ना कीजिए। न्याय व्यवस्था लखी को आप पल्ले तो में फिर तोड़ने आपकी की सरकार कोशिश ने ना क्या किया? करें। नहीं, हमारी अगर वो सरकार ने भिंडर क्या वाले किया? के समर्थक थे, सुन लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में। इसका मतलब सरकार उन भिंडर वाले समर्थकों से मिली हुई है। बताइए, उनमें से कितने जेल भेज दिए आपने, कितनों पे कार्रवाई, कितने पे रासुका लगी? सुनिए, बताइए ना आप। हमारे नहीं है तो सहिष्णुता, आप हमारे झूठ मत कानून बोलिए। की सहिष्णुता को, भाई साहब, हमारे कानून की सहिष्णुता को, और सरकार कह के, आप भी तो सरकार में थे, चलिए, आप लोग आप भी कानून प्लीज सरकार में। आपस की लड़ाई मत करिए, जो मुद्दे से मत भटकिए। देखिए, अपराध की दुनिया से सियासत की दुनिया तक का सफर रहा है अमरमणि जी का। क्या आपको लगता है यही कि होता है। उनकी क्या आपको लगता है कि इस वक्त उनकी रिहाई का महत्वाकांक्षा कोई को आप राजनीतिक मतलब नहीं है? बेटी, निधि शुक्ला, सब मधुमिता कुछ शुक्ला मिले की तो देश बहन की लगातार बेटी। इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है, ये वो आरोप लगा रही हैं। क्या कहेंगी पद्मा जी? मैं एक बात बता देती हूँ, मैं एक महिला हूँ, आज मैं बहुत मुखर होकर एक बात को कहना चाहती हूँ, जी, किसी बताइए। संगठन, किसी बैनर के तले नहीं, कि जब महिलाएं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाती हैं, तो बहुत कुछ करने के लिए मजबूर होकर के खड़ी होती हैं, तो उनका अंत यही होता है। उसमें से दो चार हो सकता है कि जो सच में हो, उनको न्याय नहीं मिलता है, और जो नहीं, चीजें लेकिन गलत तरीके से होती हैं, उनको न्याय की बात आप करते हैं। मैं ये नहीं कहती है कि मधुमिता शुक्ला क्या थी नहीं थी, आप इतिहास को खंगालिए, सिर्फ एक पलड़े को मत देखिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो अमरमणि बहुत दूध के धुले हुए हैं, मैं न्याय की बात कर रही हूँ, और मैं संगठन की बात कर रही हूँ कि हमारे संगठन ने कभी भी ऐसे भी व्यक्ति को कभी भी अपने आंचल में नहीं छुपाया, कभी हमने उनको पराश्रय नहीं दिया है। इन्होंने सुनिए, आप एक सेकंड, आपने अभी कहा कि यहाँ पे दिल्ली में हमारी सरकार ने उन बेटियों की बात आज आप एक देखिए, मैं भी उन बेटियों की बहुत बड़ी समर्थक थी, लेकिन मैं एक बात जब तक जानती हूँ, एक महिला हूँ और मैं एक माँ भी हूँ, और आपको बताना चाहती हूँ कि औरत जब तक अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद नहीं लेगी, उसको कोई नहीं सुरक्षा। और जिस दिन औरत महत्वाकांक्षी होगी, वो बार बार शर्मसार होगी और पूरे समाज को शर्मसार करेगी। जब तक आपको खाना मिला, आज इस कल के युग में हमने अपने मोरल वैल्यूज को खो दिया है, और मोरल वैल्यूज खोने के बाद आप सरकार को नहीं दोष दे सकते। आप वहां पे घसीटी गई बच्चियों का, आपके घर में भी बच्ची है, आप भी अपने घर में बच्चे होते हैं, हर जगह समाज में बेटियां हैं, उन बेटियों को सिखाना है कि आपको आगे बढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, चांद पे जाओ, कोई भी काम करो, आप फ्लाइट में अटेंडेंट से लेके आप पायलट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। देखिए कल का चंद्रयान में वहां कितनी महिलाएं हैं। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, और सबसे बड़ी बात, महत्वाकांक्षा इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने चरित्र को गिरा करके और अपने आप को सीढ़ी बना के उठाएं। पद्मा जी, लेकिन उससे अमरमणि जी का अपराध तो कम नहीं हो जाता ना? किसी से आप अपने रसूख का, बाहुबली होने का फायदा उठाते हैं, एक स्त्री से आप प्रेम करते हैं, माना कि वो महत्वाकांक्षी थी, वो बहुत जल्दी समय में बहुत कुछ पाना चाहती थी, लेकिन जो अपराध हुआ है उससे उसे तो आप नहीं सपोर्ट कर सकती ना, आप उससे उनका अपराध तो कम नहीं होता। बिल्कुल, हमारी से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आपको बताना आज चाहती जिसका हूँ बेटा भी कि बाप के यहाँ पद चिन्हों पर ही चल रहा है, क्या आप उससे उम्मीद कर सकती हैं कि वो, ये बात अलग है कि 14-15 साल जो भी आदमी जेल में रहता है उसका नेटवर्क जरूर खत्म होने लगता है या कम हो जाता है, लेकिन जहां बेटा भी बाप के पद चिन्हों पर ही चल रहा है, उसके बाद क्या उम्मीद कर सकती हैं कि वो चीज कम हो जाएगी? हाँ, सुनिए, हमारे यहाँ एक स्नेहाशीष कहावत जी, है। जी 2 मिनट आपके पास आएंगे। स्नेहाशीष जी, बहुत देर से आप शांत हैं, बताइए। निश्चित तौर पर जब मैं बहन जी की बातें सुन रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं एक दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि महत्वाकांक्षा आपके नज़र में क्या है, नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है।
आपने एक तरह से अघोषित रूप से संगठन की बात पे, और भाजपा के लोग जब नैतिकता की बात करते हैं और नैतिकता के दुहाई देते देते महत्वाकांक्षा बताते बताते उस युवा कवित्री जो वीर रस की कविता का पाठ करती थी, वैसी कवित्री के साथ हुई इस दुर्घटना, इस घटना को जिसमें उसकी जान चली जाती है, उसको इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। क्या इस तरीके से होने चाहिए? महत्वाकांक्षी लोगों की हत्याएं हो जानी चाहिए? क्या ये कहना चाह रही है? नहीं और सबसे नहीं नहीं पहले नहीं नहीं, आप इसको अन्यथा ले रहे हैं, आप इसको गलत दिशा दे रहे हैं भाई साहब। भाई साहब आप इसको गलत दिशा दे रहे हैं। मेरी बुलंद बुलंद आवाज मैं किसी भी उसके नीचे नहीं, आप आपके बिल्कुल सामने गलत तरीके आपको से आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक महिला होके आपने महिलाओं के महत्वाकांक्षा पे ही सवाल उठा दिया। महत्वाकांक्षा बिल्कुल, आप पुरुष होके आप पुरुष होके अरे आप पुरुष होके आज राजनीति के लिए महिलाओं का पल्ला पकड़ के अपने आप को ढक के आना चाहते हैं, और हमारे संगठन की प्रधानमंत्री पे उंगली, हमारे देश के राजा पे उंगली उठाना चाहते हैं। नैतिकता की बात, आप किस नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं कि एक औरत के बारे में इस तरह की बात करके छुपा करके नैतिक मूल्य की बात कर रहे हैं। स्नेहाशीष जी, अमरमणि तो आपका पहला प्यार है, सबसे पहले कांग्रेस से ही शुरुआत किया था। संसार मत कीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, लोकतंत्र है, सुनने की भी क्षमता रखिए। कांग्रेस में सोनिया, आप छोड़िए, कांग्रेस में सोनिया जी ने अपनी महत्वाकांक्षा में कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। आप जनता को कभी भी नहीं समझेंगे, उसके साथ देश भी बर्बाद कर दिया। आप व्यक्तिगत खुन्नस लेके बैठी हैं इस वाद विवाद में, तो मुझे नहीं कुछ बोलना है। बावजूद इसके मैं बोल रहा हूँ, महत्वाकांक्षा पे अगर आप ये बात कह रही हैं और महिलाओं की हत्या को आप जस्टिफाई कर रही हैं, तो आपको महिला होने पे भी अपनी शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। ये वही आपको शर्मिंदगी है, नारी हूँ, सम्मान है, पति की जी नहीं, सम्मान है कि शक्ति हूँ, सम्मान है का समर्थन करते हैं। आप अपने अमरमणि को पन्ने में अपने छुपा के पंपित किया, पन पाया, उसकी बात आप कह रहे हैं कि अमरमणि अमरमणि सवाल खड़ा करेंगे। अच्छा पद्मा जी, चलिए अब इस लड़ाई से हटते हैं। यूपी बदल रहा है, ठीक है, गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, एक बाहुबली मिनिस्टर जिसका लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी से नाता रहा है, उनकी सजा कम करके रिहाई। क्या मैसेज देना चाहती है योगी सरकार? योगी सरकार पे उंगली उठाने के पहले अपने अपने पल्ले में लोग योगी बार बार महाराज जी को ये कहने के लिए कि महाराज जी ने किया, महाराज जी वोट बैंक चाहते नहीं, आप आज उनको छोड़ देंगे फिर से वो फकीर हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते और एक इस देश की नागरिक होने के नाते, कि हम लोगों को अपने मोरल वैल्यूज को, अपनी सामाजिक जो संरचना है उसको और अपनी चीजों को पहचानना होगा। नहीं तो इस तरह से कितनी मधुमिताएं, कितनी वो लड़कियां खिलाड़ी आकर इसी तरीके से घटित घटनाएं होती रहेंगी, शोषण का रहेगा। मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं, संभाले। लेकिन आज आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा, जिंदगी में हर किसी की महत्वाकांक्षा, वो आप हो या कोई पुरुष हो या महिला हो, उसको हमेशा पतन के रास्ते पे ले जाता है। ये बात मेरी उस महिला के लिए है, हर उस महिला के लिए है, मेरे लिए नहीं। देखिए, आप लोग मैं बार-बार ये इसलिए बार-बार पूछ रही हूँ कि आपकी सरकार क्या मैसेज देना चाहती है, क्योंकि योगी जी हमेशा बाहुबलियों के खिलाफ उनका बुलडोजर चलता रहा है। तो इस समय एक बाहुबली की रिहाई, तो क्या इसके कोई राजनीतिक मायने आपको नजर नहीं आ रहे हैं? कोई राजनीतिक मायने समझ में नहीं आ रहे हैं? भाजपा के लिए हमेशा सेलेक्टिव अप्रोच रहा है। भाजपा अपनी चीजों को, वॉशिंग मशीन है भाजपा, और वॉशिंग मशीन में बहुत अच्छे से धुलाई करके ये लोग आप डब्बा है, वो वॉशिंग मशीन है ना, तो आप डब्बा है। अरे छोड़िए, सोनिया जी से जाके मैडम जी से मिलिए, पूछिए, संगठन बर्बाद हो गया उनकी महत्वाकांक्षा में, देश बर्बाद कर दिया। लेकिन आपको विचार रखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि शासन की लापरवाही है कि सीएमओ ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी कि आखिर कौन सा ऐसा रोग है कि जिसकी इलाज वार्ड में चल रहा है। वहाँ बाकायदे इनकी सभा लगती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से महिलाओं पे, प्रशासन में आप ही की तरह के लोगों ने सुना जाए
के लोग होंगे। महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले लोगों का ये शुरू से समर्थन करते आए उत्पीड़न, हैं। इनके पास आज उत्पीड़न देख आपने लीजिए, कितना उद्धार किया? संघ में देख आपने लीजिए कि कितना उद्धार महिलाओं के किया? उत्थान के लिए आपने कितनी महिलाओं का उद्धार किया? क्या हर करते अच्छा में से चलिए, क्यों ये लड़ाइयाँ आप लोग अपनी बंद करिए। क्या करती चलिए हैं? पद्मा वही जी, सब आपसे जाते भी हैं, जानना चाहेंगे, जेलों में अंदर ही रह आखिर जब जाते हैं। 25 को फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट में, तब आखिर क्या जल्दी पड़ गई कि 24 को ही ये आदेश जारी कर दिया? ये तो सोचने वाली बात है ना। ये पद्मा जी से मेरा सवाल है। ये जो भी नहीं नहीं, एक चाहते हैं, मिनट, एक लेसन देना मिनट, चाहते ये पद्मा जी से मेरा सवाल है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई, इतनी जल्दीबाजी क्या थी? इस पर तो सवाल उठेंगे ही। देखिए, आप देखिए, आंतरिक मामलों में मैं इतना नहीं जा रही, मैं एक बात पे चर्चा करने यहाँ आई थी, लेकिन मुझे बार बार आपकी पार्टी मैं अति महत्वाकांक्षा का अंतर समझती हूँ भाई साहब। और आपके बगल में जो सज्जन बैठे हैं दाढ़ी वाले, मुस्कुराते हुए हंसते हुए, उनके यहाँ कोई महिला नहीं है, उनको कोई भी शर्म नहीं है। उनकी पार्टी में तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं अगर संजय गांधी जी जैसा व्यक्ति रहता, उनके घर में महाभारत और राजनीति में लेकर संगठन खत्म हो गया। लेकिन आज आप ये कर रही हैं। चलिए क्यों चलिए, कर आप रहे हैं? प्लीज गलत लड़ाई में क्या मत पड़िए। कर रहे हैं? राघवेंद्र जी, डर लग रहा है अमरमणि की रिहाई से लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए? इलेक्शन देखिए, इलेक्शंस की मत की, इलेक्शंस को यहाँ इलेक्शन को बीच में नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ अमरमणि की रिहाई से कुछ डर लग रहा है? जब तक कोर्ट आनन फानन नहीं, आप हो सकता है उनकी बीमारी का उन्होंने बिना लिया हो, इलेक्शन देखे ये आप लोग कोई जाके फैसला पता नहीं लगाइए उसका भी दोनों व्यक्तियों के साथ जितनी भड़तरसना करनी हो। ना समाजवादी पार्टी में कुछ हुआ, ना कांग्रेस में, सारे संत साधु संत बैठे हुए, इतने अच्छे विचारक, ना वहां बलात्कार हुए उनके काल में, ना उत्पीड़न। मैं उसकी एकदम गवाह हूं यहाँ पे कि मैंने किस तरह बच्चियों का शोषण हुआ था और लेके आई थी। लेकिन मैं कहना नहीं चाहती, बार बार ये रेप और उत्पीड़न, घरों में इनके उत्पीड़न और रेप का नहीं। अपने सुरक्षित रहिए, आप सुरक्षित रहिए और देश के राजा को गंदी गालियां दीजिए, कुछ भी नहीं है। आज मुलायम सिंह जी जैसे व्यक्ति को, जो संगठन कोई खराब नहीं होता, लेकिन संगठन का अंतरकलह और उसका चारित्रिक माप जो है ना, आपको सामने पूरी दुनिया के दिखता है। आज बता दूं, कांग्रेस आज जिस तरह अपने बर्बादी की तरफ चला गया, क्यों? आपके संगठन में आप अभी भाई साहब महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं, गरीब की बात, गरीब पीड़न, अरे क्या कर रहे हैं आप? कम से कम महिला, मैं कम से कम एक बात कहना चाहती हूँ, महिलाएं हर घर का सम्मान होती हैं, लेकिन बीच में रोक के कहते हैं महिलाएं सम्मान होती हैं। देश के राजा बिल्कुल नहीं वापस, मुझे कोई कुछ नहीं, मुझे वापस लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र, अरे आप लोकतंत्र क्या दिखाएंगे? देश को पहले समझिए, आप देश को समझिए, मुझे वापस नहीं लेना देश को। चलिए, फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, अब हम इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।